दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या देश में आईपीएस आईएएस ऑफिसर और तमाम जो बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं और ईमानदारी की राह पे चलने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें अंततः अपने फैसले पे पछतावा करना पड़ता है या तो वो इस सेवा से दूर हो जाते हैं या खुद को ही खत्म कर लेते हैं? क्योंकि सिस्टम में फैले करप्शन की जो एक अलग व्यवस्था बन चुकी है, एक मकर जाल जो बन चुका है, और जिस तरह से करप्शन हर कोने में दबा है और जिस तरह से इसे दबाने के लिए बड़े से बड़े अधिकारी बैठे हैं, और जब कोई इसका विरोध करता है तो उसकी खिलाफत की जाती है। ऐसी स्थिति में ईमानदार अधिकारी को या तो सेवा से हाथ धोना पड़ता है या फिर अपनी जान गंवाकर वो इससे मुक्त हो जाते हैं। हरियाणा में 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ के सरकारी आवास पे आत्महत्या कर ली है। वह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, यानी एडीजीपी के पोस्ट पे तैनात थे। इतने बड़े पोस्ट पे तैनात आईपीएस ऑफिसर को अपने घर पर आत्महत्या करनी पड़ी है। इस आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल कई खड़े होने के बाद यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या सरकारी व्यवस्था में करप्शन की बू इस कदर फैल चुकी है कि अगर कोई इसकी खिलाफत करता है तो उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़े। उनका सुसाइड नोट भी सामने आया है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है, इसलिए सुसाइड नोट में उन्होंने क्या बातें लिखी है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्राथमिक जांच के तौर पे पारिवारिक विवाद और दूसरे तरह के तनाव की बातें सामने आई है। लेकिन इस आत्महत्या के पीछे जो कुछ कहानी निकलकर सामने आई है वो जानना बेहद जरूरी है, ताकि इस आत्महत्या को समझा जा सके। जुलाई 2020 में पूरन कुमार ने तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ रंजिश, जातीय भेदभाव करने और साथ ही बार बार ऐसी जगह पोस्टिंग करने का आरोप लगाया था जो उनके कैडर में नहीं आता है। इसके अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव अरोरा पर यह आरोप लगाया था कि वो पक्षपाती जांच रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसी वजह से उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और किसी स्वतंत्र अधिकारी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपने की मांग की थी। उन्होंने पुलिस विभाग में जो पद सृजन है, तबादले और आवास आवंटन में जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था उसको लेकर भी आवाज उठाई थी। इसके अलावा हरियाणा सरकार के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाते हुए वित्त विभाग की अनुमति के बिना पुलिस विभाग में नए पद सृजन करने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और हाई कोर्ट में इसे चुनौती भी दी थी। उनका आरोप था कि एक एक अधिकारी को दो दो फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं जो सरकारी फ्लैट है। इसके अलावा 2024 में डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ वो चुनाव आयोग पहुंचे थे। तो इस तरह से वो लगातार करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे और इसी दौरान वो बार बार ये भी कह रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें अपनी जान का खतरा भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से वो सीनियर अधिकारियों के निशाने पे बने रहते हैं। ये तमाम तरह का विवाद उनके साथ चल रहा था, इसीलिए उन्हें एक सख्त ईमानदार ऑफिसर के तौर पे तो जाना ही जाता था, लेकिन विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। इसी वजह से इस आत्महत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक वरिष्ठ अधिकारी, एक ऐसा अधिकारी जो ईमानदारी से अपनी काम करना चाहता था, ईमानदारी उसकी पहचान थी, वो सिस्टम में फैले करप्शन और उसमें फैली गंदगी से इस कदर तंग आ गया कि उसने खुद को ही खत्म कर डाली। वाई पूरन कुमार की आत्महत्या कई ऐसे अधिकारियों की कहानी सामने लाकर रख देती है जो ईमानदारी से काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इस सिस्टम में फैले करप्शन की वजह से वो इतना कुछ कर नहीं पाते हैं। अब जरा याद कीजिए, आप याद कीजिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को, आप जरा याद कीजिए पूर्व आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका को,
आप जरा याद कीजिए, आईपीएस पूर्व जो आईपीएस शिवदीप लांडे ये पटना में तैनात थे। इसके अलावा आप याद कीजिए अंजना कृष्णा को, जो हाल ही में बीड में एक खनन कार्रवाई के खिलाफ वो कार्रवाई करने गई थी, और किस तरह से अजीत पवार के एक कार्यकर्ता ने अजीत पवार को फोन किया, और उसके बाद किस तरह से अजीत पवार ने अंजना कृष्णा के साथ फोन पे बातचीत की, और एक तरह से धमकाने वाले लिहाज से उन्हें बताया गया कि अगर वो अजीत पवार की बात नहीं सुनती है तो उनका क्या हो सकता है। शिवदीप लांडे जो एक बड़े अधिकारी थे और पटना में उनकी तूती बोलती थी। कहा जाता है कि शिवदीप लांडे जब पटना में बड़े ऑफिसर बनकर गए तो वहां पर अपराधियों के पसीने छूटने लगे थे। ऐसी चर्चा हुई कि पटना से महाराष्ट्र तक शिवदीप लांडे का नाम हो रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन सभी को मालूम है कि यह व्यक्तिगत कारण नहीं था। लोगों के बीच इतना पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर, एक ऐसा अधिकारी जो उनके बीच में रहकर तमाम तरह के अपराधों के खिलाफ लड़ रहा था, उसे अचानक इस्तीफा देना पड़ा। तो करप्शन में फैले भ्रष्टाचार की बू ने उन्हें इस कदर बेचैन परेशान कर दिया कि उन्हें आखिर में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आजकल वो अपने राजनीतिक पार्टी बनाकर चल रहे हैं, और 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उसमें वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने वाले हैं। इसी तरह से अशोक खेमका जो एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर थे और लगातार वो करप्शन के खिलाफ बोलते रहे हैं, सरकार के आंखों की वो किरकिरी बन चुके थे। उन्होंने तो रिटायरमेंट के बाद स्वेच्छा से अपना जॉब पूरा किया, लेकिन इस दौरान जिस तरह से उनका विवादों के साथ नाता रहा, जिस तरह से सरकार के साथ उनकी टसल बनती रही, वो काफी चर्चा में रहा, क्योंकि अशोक खेमका लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इसी तरह से अमिताभ ठाकुर का नाम आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश में किस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह यादव यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। इस आईएएस ऑफिसर के खिलाफ सरकार ने कई बार 2 बार निलंबन की कार्रवाई की। इसके अलावा उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया। क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। अमिताभ ठाकुर एक ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी अव्यवस्था के खिलाफ अपने सिर नहीं झुकाए, हमेशा सरकार या प्रशासन के जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन आखिरकार उन्हें थक हार कर अपने पद से हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें जबरन सरकार की तरफ से निकाल दिया गया। उनका 34 सालों के कैरियर में करीब 51 बार से अधिक ट्रांसफर हुआ था। तो ये तमाम जो लिस्ट है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ऐसे सैकड़ों अधिकारी हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से सरकार के आंखों की किरकिरी बननी पड़ती है, या प्रशासन के आंखों की किरकिरी बननी पड़ती है, या लोकल अपराधियों के आंखों की किरकिरी बननी पड़ती है, और फिर इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। वाई पूरन कुमार इसी तरह के करप्शन की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। वो अपनी पुलिस सेवा में, पुलिस व्यवस्था में जो फैले करप्शन थे उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, और इसी लड़ाई के दौरान वो कई लोगों के दुश्मन बन चुके थे, जिनमें कई सीनियर अधिकारी शामिल हैं। कई ऐसे लोग थे जो उनके दुश्मन बन चुके थे, और उन पर लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। उन पर जातीय भेदभाव के तहत उन्हें परेशानी में डाला जा रहा था, और साथ ही उनके खिलाफ साजिश भी रची जा रही थी, जो वाई पूरन कुमार ने खुद इसका जिक्र किया था। शायद इन्हीं तमाम बातों को लेकर, इन तमाम दबावों में आकर उन्होंने आखिर में अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन वाई पूरन कुमार के आत्महत्या से उनके साथ हो रहे व्यवहार का खात्मा नहीं होता है। उन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ दिए कि क्या इस देश में भ्रष्टाचार की जद में जो फंसा हुआ व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें इस कदर जंग लग चुकी है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता है। अगर वो किसी
अन्याय के खिलाफ या अत्याचार के खिलाफ या नियमों के खिलाफ जो काम हो रहे उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जाती है। उन्हें बार बार ऐसी जगह पोस्टिंग दी जाती है जो उनके कैडर में नहीं आता है, या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। क्या ये व्यवस्था इस कदर बन चुकी है कि अब कोई भी ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी से और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं कर सकता है? उन्हें इसी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसकर तमाम भ्रष्टाचारियों की तरह काम करके अपना जीवन जीना है और पैसे बनाने हैं। अगर इसमें से कुछ भी वो नहीं करते हैं तो वाई पूरन कुमार की तरह उनके पास दो ही विकल्प बच जाते हैं, या तो वो नौकरी छोड़कर दूसरा कोई काम करे या खुद को खत्म कर ले। वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने इस देश के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर को अगर आत्महत्या करनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में फैली भ्रष्टाचार की जो जाल है उसमें छोटे अधिकारी जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनका क्या हाल होता होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है उसका जवाब जरूरी है। नमस्ते।